गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एनसीईआरटी क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि हम लेसन स्टार्ट कर चुके थे, लेसन नंबर 3 धातु एवं धातु, आज हम उसके चौथे भाग के बारे में बात करेंगे। पहले हमने 3 वीडियोस में धातु है धातु उपधातु के बारे में ढंग से समझ लिया। हम धातु है धातु के गुणों के बारे में बात कर रहे थे। गुण मतलब धातु के गुण की बात कर रहे थे, जिसमें हमने पहला गुण पढ़ लिया था कि धातु की वायु के साथ दहन या धातु की वायु के साथ अभिक्रिया। आज हम उसी क्रम में दूसरा पॉइंट या दूसरा गुण समझ रहे हैं, जो बहुत ही आसान है और उसकी हेडिंग ये रहेगी सेकंड पॉइंट की, धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। बहुत इजी है, धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया, धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया, धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। तो आपने ये हेडिंग पढ़ ली होगी, धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। तो इसको समझें, धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस, वह दिख रहा है ना, धातुएं जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस व धातु ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। धातु ऑक्साइड का निर्माण करती है या करते हैं, तथा जो धातु ऑक्साइड जल में विलय होते हैं, वह धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस व धातु ऑक्साइड का निर्माण करते हैं, तथा जो धातु ऑक्साइड जल में विलय होते हैं वह धातु हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। धातु हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। हमने फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़ा, मतलब पहले जो हमने पढ़ा था कि धातुएं ऑक्सीजन के साथ या दहन करती हैं, ठीक है। और आज हमने ये सीखा कि धातुएं जल के साथ क्रिया कर हाइड्रोजन गैस व धातु ऑक्साइड का निर्माण करती है, तथा जो धातु ऑक्साइड जल में घुलती हैं वो सारी की सारी हाइड्रोक्साइड का भी निर्माण करती है। तो पहले ये उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं अब इसकी आपको समीकरण बता देता हूं। देख लीजिए एग्जाम्पल, पोटेशियम व सोडियम, पोटेशियम व सोडियम धातु जल से, कौन से जल से, ठंडे जल से, ठंडे जल से क्रिया करती है, क्रिया करती है। ये याद रखना पॉइंट सारे के सारे। पोटेशियम और सोडियम धातुएं ठंडे जल से क्रिया करती है, मतलब ना तो गर्म जल से करेंगी ना जल से, सिर्फ ठंडे जल से। किसे? ठंडे जल से। याद रखना, सिर्फ ठंडे जल से ही क्रिया करेंगे। कैसे? पोटेशियम ठंडे जल से क्रिया करती है। अभी अभी मैंने आपको कहा, जो अभिक्रिया या जो धातु जल से क्रिया करती है वो हाइड्रोजन गैस और क्या बनाती है, जो जल में घुलती है। और पोटेशियम जल में घुलता है, इसलिए क्योंकि यहां लिखा है ना मैंने, पोटेशियम और सोडियम ठंडे जल से क्रिया करती है, तो ठंडे जल से क्रिया करती है और जल में घुलती है, इसलिए हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती है। पोटेशियम KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। संतुलित कर लीजिए, एक यहाँ OH, OH 2H चाहिए, 2 हो रहे तो मैं यहाँ 2 लगा देता हूं और यहाँ 2 लगा देता हूं, और यहाँ भी 2 आ जाएगा। 2 दूनी 4, 2 और 2 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, K2, K2। पोटेशियम धातु
जल के साथ अभिक्रिया करके, जल कौन सा होना चाहिए, ठंडा, ठंडे जल के साथ क्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है और ऊर्जा या ऊष्मा मुक्त करता है। और ऊष्मा भी क्या करता है, मुक्त, वहां दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं यहां लिख देता हूं, और साथ साथ ऊष्मा भी मुक्त करता है, ठीक है। और सोडियम के साथ देख लीजिए, सोडियम प्लस जल अभिक्रिया करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्लस ऊष्मा, यहां दो, ये दो और ये दो संतुलित की। अभी भी मैंने आपके सामने दो रासायनिक समीकरणें लिखी हैं, एक पोटेशियम के साथ, एक सोडियम के साथ। पोटेशियम जल के साथ क्रिया करती है, मतलब पोटेशियम जल के साथ क्रिया कर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती है, क्योंकि पोटेशियम जल में घुल जाती है, और हाइड्रोजन गैस और ऊष्मा मुक्त करती है। सोडियम धातु जल के साथ क्रिया कर सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब धातु ऑक्साइड बनाती है, हाइड्रोजन गैस और ऊष्मा मुक्त करती है। पहली बात, ये ठंडे जल के साथ क्रिया करते हैं। दूसरी, ऊष्मा मुक्त होती है, अर्थात यह विक्रियाएं ऊष्मा क्षेपी होती है। क्या होती है ये दोनों विक्रियाएं, क्या है, ऊष्मा क्षेपी है, ऊष्मा क्षेपी। और इनसे मुक्त होने वाली ऊष्मा का मान बहुत अधिक होता है, इसीलिए ये या इनसे मुक्त होने वाले हाइड्रोजन गैस इन्हीं की ऊष्मा को पाकर प्रज्वलित हो जाती है, अर्थात जल जाती है, जिसके कारण इन धातुओं में क्या होता है, आग लग जाती है। मैंने क्या बोला, पोटेशियम और सोडियम, मैंने आपको पहले बताया था पोटेशियम और सोडियम नरम धातुएं होती हैं, जिन पर चाकू रखने पर ये अपने आप कट जाती है, ये मैंने आपको पहले लेक्चर में समझा दिया था। आज मैं ये बताना चाह रहा हूं कि पोटेशियम और सोडियम धातु ठंडे जल में जैसे आप इसको डालोगे, ठंडे जल के साथ क्रिया करेगी और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगी और ऊष्मा मुक्त करेगी। इस ऊष्मा का मान इतना ज्यादा होता है कि वो हाइड्रोजन को जला देता है। जलाने से क्या उत्पन्न होती है, आग। इसी कारण एक प्रश्न बनता है जो आपने 8वीं में पढ़ा था कि सोडियम और पोटेशियम धातु को केरोसिन के तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है। याद आया प्रश्न? प्रश्न क्या है, सोडियम और पोटेशियम धातुओं को, सोडियम और पोटेशियम धातुओं को केरोसिन के तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है। ये प्रश्न 8th में आया था, वही अब 10th में है। अब इसका आंसर हम बड़े स्केल में देंगे। क्या लिखेंगे, सोडियम और पोटेशियम धातुएं, सोडियम Na के पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम धातुएं को केरोसिन के तेल में डुबाकर इसलिए रखा जाता है क्योंकि यह वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर, ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर आस्मिक आग उत्पन्न करती है। आस्मिक आग मतलब ये जैसे ही ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती हैं तो उनसे ऊष्मा मुक्त होती है, और ऊष्मा क्या करती है, इस धातु को जला देती है। तथा इसी के साथ साथ इन्हें ठंडे जल में भी नहीं रखा जा सकता। क्यों? क्योंकि ये ठंडे जल के साथ क्रिया कर हाइड्रोजन गैस और ऊष्मा मुक्त करती हैं, और इस ऊष्मा का मान अधिक होने के कारण यह हाइड्रोजन गैस जल जाती है, जिसके कारण ये धातुओं या इन धातुओं में आग लग जाती है। आस्मिक आग मतलब अचानक आग लग जाती है, जिस कारण या जिससे बचाव के लिए इन्हें केरोसिन के तेल में डुबाकर रखा जाता है। प्रश्न का आंसर सीधा सा है, प्रश्न ये है पोटेशियम और सोडियम धातुओं को केरोसिन के तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है। तो इसका सीधा सा आंसर ये जाएगा कि पोटेशियम और सोडियम धातुओं को केरोसिन के तेल में इसलिए, या मिट्टी का तेल या केरोसिन के तेल में इसलिए डुबाकर रखा जाता है क्योंकि इन्हें खुले रखने पर यह वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर ऊष्मा मुक्त करती है, जिनका मान अत्यंत अधिक होता है या ज्यादा होता है, जिस कारण ये प्रज्वलित हो जाती हैं तथा इन्हें ठंडे जल में भी नहीं रखा जा सकता। क्यों? क्योंकि ये ठंडे जल के साथ क्रिया कर हाइड्रोजन गैस और ऊष्मा मुक्त करती है, जिसका मान अत्यंत होता है या अधिक होता है, जिसके कारण ये प्रज्वलित हो जाती है और इनमें आस्मिक आग लग जाती है। अतः दुर्घटना से बचने के लिए इन्हें केरोसिन के तेल में डुबाकर रखा जाता है। ये है प्रश्न का सही आंसर। तो आपने ये 2 पॉइंट पढ़ लिए होंगे, और मैं आगे करवाता हूं आपको। तीसरा उदाहरण है, तीसरा ही उदाहरण लिख रहा हूं, मतलब नेक्स्ट उदाहरण है कैल्शियम धातु ठंडे जल के साथ धीमी क्रिया करती है, धीमी क्रिया करती, दिख रहा होगा
क्रिया नहीं दिख रहा, चलो यहां लिख देते हैं, धीमी क्रिया करती है। कैल्शियम धातु ठंडे जल के साथ धीमी क्रिया करती है। अब धीमी क्रिया कैसे? कैल्शियम जल में घुलता है, ठंडे जल में अभिक्रिया होती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण भी होता है और हाइड्रोजन गैस भी बनती है, धातु ऑक्साइड भी बनता है, धातु हाइड्रोक्साइड भी बनता है, हाइड्रोजन गैस भी बनती है और ऊष्मा भी मुक्त होती है। परंतु यह क्रिया धीमी होती है। धीमी मतलब मंद, धीरे धीरे होती है। धीरे धीरे का मतलब बहुत ही ज्यादा समय में, जिसके कारण इसकी जो ऊष्मा का मान है वो अधिक नहीं होता। इस कारण इस हाइड्रोजन में आग नहीं लगती, अर्थात हाइड्रोजन गैस प्रज्वलित नहीं होती। अर्थात कैल्शियम धातु को जल में डुबाने पर इससे ऊष्मा तो मुक्त होती है, परंतु यह जलती नहीं है। और ये जो हाइड्रोजन गैस है ये बुलबुले के रूप में उठती है और कैल्शियम धातु के ऊपर चिपक कर एक परत बना लेती है, जिसके कारण कैल्शियम धातु जल पर तैरने लग जाती है। थोड़ा ध्यान से समझे, मेरा ये कहना था कि कैल्शियम धातु जो है वो ठंडे जल के साथ क्रिया करती है परंतु आग उत्पन्न नहीं करती। क्यों? क्योंकि कैल्शियम धातु ठंडे जल के साथ क्रिया करती है और यह अभिक्रिया धीमी होती है, मतलब मंद गति से होती है, जिस कारण इसमें उत्पन्न ऊष्मा का मान बहुत कम होता है, जिसके कारण हाइड्रोजन प्रज्वलित अर्थात जलती नहीं है। और जब वो जलेगी नहीं तो इसमें आग लगेगी नहीं, आग नहीं लगती, फिर क्या होता है? ये जो हाइड्रोजन गैस है ये बुलबुले के रूप में कैल्शियम धातु के ऊपर चिपक जाती है, जिसके कारण कैल्शियम धातु जल के ऊपर तैरने लग जाती है, अर्थात वह हल्की हो जाती है। बस मेरे को इतना ही समझाना था आपको इस पॉइंट में। अगला है, इसी का उदाहरण देखें। मैग्नीशियम धातु ठंडे जल के साथ क्रिया नहीं करती, ठंडे जल के साथ क्रिया नहीं करती है, परंतु गर्म जल के साथ क्रिया करती है, परंतु गर्म जल के साथ क्रिया करती है। अब जो जल है वो गर्म हो गया, क्या हो गया? गर्म। गर्म हो गया तो क्या हो गया? ये विलयशील धातु है, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेगी और साथ में क्या बनाएगी? हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगी। क्या मुक्त करेगी? हाइड्रोजन गैस। क्योंकि ये गर्म जल के साथ क्रिया करती है, पहले इसको गर्म कर दिया गया तो इससे ऊष्मा मुक्त नहीं होती, अर्थात ये जल के साथ क्रिया करती है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अर्थात धातु ऑक्साइड का निर्माण करती है और हाइड्रोजन गैस का भी निर्माण करती है, या उसे मुक्त करती है। ठीक है, इतना ही था इसमें पॉइंट। तो आपने ये उतार लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे पॉइंट करवा देता हूं। आगे देखिए उदाहरण, आगे उदाहरण देख लीजिए कि आयरन एल्यूमिनियम और जिंक ये धातुएं न ही ठंडे जल के साथ और न ही गर्म जल के साथ दिख रहा है के साथ क्रिया करती हैं, अपितु ये धातुएं भाप के साथ क्रिया करती है। मतलब आप समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि आयरन, एल्यूमिनियम और जिंक ये ऐसी तीन धातुएं हैं जो न तो ठंडे जल के साथ क्रिया करेंगी न ही गर्म जल के साथ क्रिया करेंगी, सिर्फ ये करेंगी उस जल से बनी हुई वाष्प अर्थात भाप के साथ क्रिया। कैसे? मैं आपको समझाता हूं। देखो पहले एल्यूमिनियम देखते हैं। एल्यूमिनियम की क्रिया भाप के साथ करवाई जाए तो भाप का सूत्र वही होता है जो जल का है तो जल से ही बना। किससे बना है? जल से ही बना है। तो जल के साथ ये क्रिया करे तो क्या बनता है? अगर ये विलय है तो धातु हाइड्रोक्साइड, अगर विलय नहीं है तो धातु ऑक्साइड। तो ये वाष्प है तो ये धातु ऑक्साइड बनाएगी, जल में नहीं घुलते। Al2
O3 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस का निर्माण। ऐसे ही आयरन क्रिया करती है जल के साथ, मतलब पानी के साथ क्रिया नहीं करती। अब आप कहोगे जी लोहे पे जंग लगता है, वो प्रोसेस अलग है। लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया अलग है और ये थोड़ी सी अभिक्रिया अलग है। धातु डायरेक्ट धातु, उसमें क्या है, थोड़ी मात्रा में कार्बन मिला होता है, इसमें कोई कार्बन नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ लोहा है, आयरन है, प्योर आयरन। आयरन की क्रिया जल वाष्प अर्थात भाप के साथ करवाने पर आपको ये मिलेगा, आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अब आपका मन में आएगा कि ये ऑक्साइड क्यों बन रहे हैं, क्योंकि ये भाप के साथ क्रिया कर रहे हैं, डायरेक्ट जल के साथ क्रिया नहीं कर रहे। अगर ये डायरेक्ट जल के साथ क्रिया करते तब जाकर ये धातु हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते, परंतु यहाँ कोई धातु हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा, यहाँ सिर्फ बनेंगे धातु ऑक्साइड। ये Al2O3 आपको नीचे मुझे पता है दिख नहीं रहा, Fe3O4 है प्लस हाइड्रोजन गैस है। मैं इसको संतुलित कर देता हूं। एल्यूमिनियम मुझे यहाँ 2 चाहिए, यहां भी 2 था, यहां मुझे हाइड्रोजन 6 चाहिए, ऑक्सीजन 3 चाहिए। यहाँ ऑक्सीजन तो 3 है परंतु हाइड्रोजन 6 नहीं है। यहाँ आयरन 3 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ 3 लग गया। यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ 2 है, परंतु यहाँ ऑक्सीजन 4 है, तो यहाँ 4 लगा दूंगा, तो 4 दूनी 8 हाइड्रोजन, और यहाँ भी क्या हो गए 8। जिनको संतुलितकरण आता है वो तो समझ लेना, और जिनको नहीं आता वो पुरानी लेक्चर को आराम से देखें और फिर समझ लेना इस पॉइंट को, ठीक है। मैंने आपको अब बताया, इसके बाद अगला पॉइंट मैं आपको समझाता हूं। ऐसी धातुएं हैं लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। ये जो 4 धातुएं हैं, ये ना तो ठंडे जल के साथ क्रिया करती हैं, ना ही गर्म जल के साथ क्रिया करती हैं, और न ही जल वाष्प के साथ क्रिया करती है। क्लियर है? ये जल वाला पॉइंट क्लियर है, हो गया मेरी तरफ से। तीसरा गुण, अब हम पढ़ेंगे धातुओं का तीसरा गुण। धातुओं का तीसरा गुण है कि धातु की अम्लों से क्रिया, अम्लों से क्रिया। ये मैंने आपको वैसे तो सेकंड लेसन में समझा दिया था पॉइंट, फिर भी देखो। धातु अम्ल के साथ क्रिया कर, धातु अम्लों के साथ क्रिया करके लवण में हाइड्रोजन गैस, वहां दिख रहा ना हाइड्रोजन, हाँ, हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। कैसे? मान लीजिए जिंक लिया आपने और धातु अम्ल ले लिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये आपस में विक्रिया करेंगे, हाइड्रोजन गैस फिक्स है निकलेगा, बचा Zn और Cl, बन गया ZnCl। आसान। जिंक हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, साथ साथ एक लवण बनाता है, ये लवण है जिंक क्लोराइड। और मान लीजिए मैं इसी की विक्रिया करवा देता हूं H2SO4 के साथ, तो ये विक्रिया भी वैसी होगी, सबसे पहले तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी और उसके अलावा ZnSO4 प्राप्त होगा। बस इतनी सी बात, ये लो खत्म। ये पॉइंट क्लियर हो गया। इसी में भी और भी है, एक प्रॉब्लम है कि धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करती है। मैं एक प्रश्न लिखवाता हूं, लिख लीजिए। धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया कर, प्रश्न लिख लीजिए, धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया कर हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं मुक्त करती। मैंने प्रश्न क्या लिखवाया कि धातुएं नाइट्रिक अम्ल HNO3, धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, दिख रहा है वहां पे, अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं मुक्त करती है, या क्यों मुक्त नहीं करती है, क्यों नहीं मुक्त करती है।
या धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस क्यों मुक्त नहीं करती या क्यों मुक्त नहीं करती। मतलब वो बात ये, नाइट्रिक अम्ल जब धातुओं के साथ क्रिया करता है हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं मुक्त होती। तो इसका सीधा सा आंसर है, बात आराम से सुन लेना, नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक है। याद रखना HNO3 क्या है, प्रबल ऑक्सीकारक है। पहले इस शब्द को समझो, मैंने आपको पहले भी समझाया था। ऑक्सीकारक का मतलब है स्वयं का अपचयन करना और दूसरे का ऑक्सीकरण करना। सीधी सी बात है, नाइट्रिक अम्ल जब धातुओं के साथ क्रिया करता है तो उसमें हाइड्रोजन तो बनती है, परंतु वह हाइड्रोजन जो बनती है वो इस नाइट्रिक अम्ल के कारण उसका ऑक्सीकरण हो जाता है। उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। और हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो जाता है, और ऑक्सीकरण करते किसमें है, तो जल में। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है, उत्तर ही आएगा, नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं जो स्वयं का तो अपचयन करते हैं और दूसरे का क्या कर देते हैं, ऑक्सीकरण। आपको नीचे दिख नहीं रहा होगा, मैंने लिखा और आपको दिख नहीं रहा, मैंने गौर नहीं किया जी। दूसरे का क्या कर देते हैं, ऑक्सीकरण। मतलब उसमें ऑक्सीजन जोड़ देते हैं, स्वयं से ऑक्सीजन निकाल देते हैं। बात इतनी सी है। नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक जो क्या करता है, जो धातुओं के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस तो बनाता है, परंतु उस हाइड्रोजन गैस का वह ऑक्सीकरण जल में कर देता है। अर्थात उस हाइड्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन को जोड़ देता है और स्वयं का अपचयन कर लेता है नाइट्रोजन के ऑक्साइडों में। नाइट्रोजन के कौन कौन से ऑक्साइड बनाता है, तो N2O, NO और NO2। कमेंट बॉक्स में मुझे इन तीनों के रासायनिक नाम लिखकर बताना। देखते हैं आपको कितनी की नॉलेज है। यदि नहीं आती तो मैं आपको बता दूंगा, अगर आपको इनके नाम आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते तो कमेंट में मुझे बता देना, आते हैं तो भी कमेंट बॉक्स में लिख देना। मैं भी देखता हूं कि कितने विद्यार्थियों को ये आता है। मैंने बोला कि धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ, मैंने प्रश्न ये बोला, धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया कर हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं मुक्त करती। सीधा सा कारण है, उत्तर क्या लिखना है वो लिख लीजिए। नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक है। यह धातुओं के साथ क्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न तो करता है, परंतु यह हाइड्रोजन गैस का ऑक्सीकरण जल में कर देता है और स्वयं का अपचयन नाइट्रोजन के ऑक्साइडों अर्थात N2O, NO या NO2 में कर देता है, जिस कारण इस अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं होती है, अर्थात लवण और जल का ही निर्माण होता है। ये था प्रश्न और ये था इसका आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखें, इसी का भी अपवाद है। अब मैं आपको अपवाद बताता हूं। यदि मैं क्या करूं, नाइट्रिक अम्ल को अति तनु कर दूं, अति तनु। देखो आपको तनु और सांद्र का पता होगा। सांद्र का मतलब गाढ़ा और तनु का मतलब पानी जैसा। गाढ़ा समझ गए, जिसमें पदार्थ की मात्रा ज्यादा हो, और तनु जिसमें जल की मात्रा ज्यादा हो। पानी जैसा पतला, उससे भी ज्यादा पतला कर दूं नाइट्रिक अम्ल को, मतलब नाइट्रिक अम्ल के अणु तो उसमें बहुत कम हो और जल बहुत ज्यादा हो। ऐसी स्थिति में सिर्फ दो धातु ही, मैग्नीशियम और मैग्नीज, ये मैग्नीज है, ये मैग्नीशियम है, ये धातुएं ही इनसे अर्थात नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है या करवाती है। प्रश्न बोर्ड में आ सकता है, ऐसी कौन सी धातुएं हैं जो अति तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। रासायनिक समीकरण पूछी जाएगी इन दोनों प्रश्नों की, तो आप सीधा सा आंसर लिख सकते हैं मैग्नीशियम और मैग्नीज ऐसी दो धातुएं हैं जो नाइट्रिक अम्ल को अति तनु करने पर अर्थात पानी जैसा पतला करने पर अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस को मुक्त करती है। समझ में आ गया।
एक छोटा सा और चीज है, एक लाइन और है, थोड़ा सा समझने काम आएगी। लाइन क्या है, मैं यहां लिख देता हूं, नीचे दिख रहा होगा, चलो मैं यहां लिख देता हूं। देखो कि कॉपर धातु है वो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया नहीं करता, मतलब क्रिया अगर कर लेगा तो हाइड्रोजन गैस नहीं त्यागेगा। आराम से समझे, मैंने ये बोला कि आपकी बुक ये बोलती है कि कॉपर धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया नहीं करता। क्या नहीं करता? क्रिया नहीं करता है। तो इसको दिमाग में बिठा लीजिए इस पॉइंट को भी, कि कॉपर धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु का मतलब जिसमें हाइड्रोक्लोरिक की मात्रा बहुत कम हो परंतु जल की मात्रा ज्यादा हो, ऐसा विलयन तनु कहलाता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का यदि आपने तनु कर दिया और उसको कॉपर के साथ क्रिया करवाई तो यह अभिक्रिया नहीं होगी आपकी बुक के अकॉर्डिंग। और मेरे अकॉर्डिंग यदि यह अभिक्रिया हो भी गई तो हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं होगी। ठीक है, आपके बुक के अनुसार अभिक्रिया नहीं होगी तो आप भी लिखेंगे कि अभिक्रिया नहीं होती है, सिर्फ संद्रव के साथ अभिक्रिया होती है। अर्थात जो हमने लेसन में किया था वहां हमने साफ कहा था कि धातुएं जो होती है वो सांद्र अम्लों के साथ क्रिया कर हाइड्रोजन गैस देती हैं, परंतु नाइट्रिक अम्लों के साथ क्रिया कर कोई भी धातु, इन दोनों को छोड़कर जितने भी धातुएं अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस नहीं दे सकती, सिर्फ जल और लवण ही बनेगा। हाइड्रोजन गैस उस स्थिति में दे सकते हैं जब ये अति तनु हो, तो मैग्नीशियम और मैग्नीज दो ही धातु हैं जिससे अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करवा सकती है। चलो फिर अगला पॉइंट देखिए। चौथा पॉइंट है धातु लवणों से क्रिया। ये जो पॉइंट बुक में दे रखा है ये मैंने आपको समझाया था, याद करो, विस्थापन अभिक्रिया वो यही थी, सेम यही धातु की धातु लवणों के साथ क्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या थी? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व के द्वारा कम क्रियाशील तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर दिया जाता है, वह रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है? विस्थापन। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व के द्वारा कम क्रियाशील तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर दिया जाता है, वह रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है? विस्थापन। वही सेम ये है, क्या है कि जब धातु की क्रिया धातु लवण के साथ करवाई जाती है, जब धातु की क्रिया धातु लवण के साथ करवाई जाती है तो अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को, वहां दिख रहा होगा, जब धातु की क्रिया धातु लवण के साथ करवाई जाती है तो अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके विलयन से विस्थापित कर देती है। ये लो, ये चौथा पॉइंट सेम विस्थापन ही तो हो गई। क्या लिखा? जब धातु की क्रिया धातु लवण के साथ करवाई जाए तो अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके विलयन से विस्थापित कर देती है, तो यही तो विस्थापन अभिक्रिया थी और यही चौथा पॉइंट लिख दिया। वही गुण है कि धातु लवणों से क्रिया करती है। जैसे मैं ले लूं जिंक, मैं कॉपर सल्फेट का विलयन उठा लूं, ये धातु का विलयन है और ये धातु है, अर्थात ये धातु लवण है और ये एक प्योर धातु है। और आपको पता है सक्रियता श्रेणी के अनुसार, नहीं पता तो मैं अभी बना दूंगा सक्रियता श्रेणी, धातु की सक्रियता श्रेणी के अनुसार इन दोनों के अंदर देखिए तो जिंक अधिक क्रियाशील है और कॉपर उससे कम क्रियाशील है। तो कॉपर कम क्रियाशील है तो ये कॉपर को तो बाहर फेंक देगा। दिख रहा होगा कॉपर? नहीं दिख रहा, चलो मैं बाहर चला गया अभी। ये लो कॉपर, नीचे तो दिख रहा? नहीं, नीचे भी नहीं दिख रहा। ये लो भाई, कॉपर को तो इसने निकाल दिया तो फिर खुद जुड़ के क्या बनेगा? ZnSO4। ये होगी अधिक क्रियाशील
कम क्रियाशील को उसके विलेन से क्या कर देता है, बाहर कर देता है। तो मैं अब आपको सक्रियता श्रेणी बना देता हूं, फिर इसको ढंग से आप समझ लेना। वैसे मैंने ये सेकंड लेसन में करवा दिया था, ठीक है। हेडिंग है सक्रियता श्रेणी। इसका मैंने आपको थ्योरी अच्छी तरह समझा दी थी। क्या होती है कि धातुओं को उनकी घटती हुई क्रियाशीलता के आधार पर व्यवस्थित करने पर प्राप्त श्रेणी सक्रियता श्रेणी कहलाती है। धातुओं को उनकी घटती हुई क्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित करने पर प्राप्त श्रेणी या सारणी सक्रियता सारणी या श्रेणी कहलाती है। सबसे ऊपर आता है पोटेशियम, फिर आता है सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम आपके सिलेबस में है या नहीं देख लेना भाई, चेक कर लेना, अगर होगा तो लिखना, नहीं तो मत लिखना। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। उसके बाद मैंने आपको बताया था बीच में जिंक, आयरन, लेड, फिर कॉपर। दिख रहा होगा क्या, नहीं दिख रहा? फिर भैया इसको देखता हूं, फिर मैं वापस से बनाता हूं, छोटा छोटा बना लेता हूं, ठीक है, जैसे आपको पूरा आता है इसमें और आपको दिखता है। चलो पोटेशियम दिख रहा होगा, छोटा ज्यादा तो हो गया, चलो वही थोड़ा सा बनाते हैं। पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है। ओ कैल्शियम तो रह गया। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये देख लेना भाई सिलेबस में है या नहीं है। फिर उसके बाद जिंक, आयरन, लेड, पीबी नहीं पीबी, लेड पीबी होता है, ठीक है ना, पीबी। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड। और उसके बाद यहां वैसे हाइड्रोजन होता है, परंतु हम लिखते नहीं है, बुक वाले लिखते हैं। तो मैं तो नहीं लिखता, वो लिखते, इसलिए मैंने लिख दिया। मैं नहीं लिखता थी क्योंकि जरूरत ही नहीं होती, एक आय धातु है। फिर कॉपर, मरकरी, सिल्वर और लास्ट में गोल्ड, सही है ना। कॉपर Cu, मरकरी Hg और सिल्वर मतलब चांदी Ag और गोल्ड Au। ये दोनों जो धातु हैं ये उच्च क्रियाशील हैं, और ये जो है जिंक, आयरन, लेड तक ये मध्यम क्रियाशील है, और ये जो है चारों धातुएं ये निम्न क्रियाशील। और यहां वो होता था धातुओं की क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम, ये सक्रियता श्रेणी थी। और मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया था, मैंने इसको आपको अच्छी तरह समझा दिया था। इसका यूज करना वो सेकंड लेसन में है, तो बारी बारी करवाने का कोई फायदा तो है नहीं, क्योंकि अब ऐसे ही टाइम बर्बाद होगा। इससे बढ़िया तो हम आगे नेक्स्ट कोई पॉइंट समझ लेंगे। वैसे मैंने ये समझाया हुआ, आप सेकंड लेसन के जो पिछली या प्रीवियस वीडियो है उनमें जाकर आराम से देख सकते हो। सक्रियता श्रेणी के बारे में मैंने अच्छी तरह आपको डीप तरह समझाया। तो ये धातुओं के गुण यही समाप्त होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के पार्ट के बारे में बात करेंगे। अभी रुक जाए, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना है और शेयर करें, और इसको जितना जल्दी हो सके सिलेबस को कवर कर लीजिए। पिछले एक महीने में 2 ही चैप्टर हुए हैं, तीसरा आधा हुआ है। आज 31 है, थोड़ा सा ध्यान रखें। और 10th का जो रिजल्ट आया बहुत अच्छा है, 12th का जो रिजल्ट आया बहुत अच्छा है। आगे आई होप ऐसे ही आपके नंबर आते रहे, फ्री वाले नहीं, आपकी मेहनत के। ठीक है, धन्यवाद।